गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश जरदुबे भूगोल की प्रैक्टिस श्रृंखला के साथ उपस्थित हूं। यह प्रैक्टिस श्रृंखला विशेष तौर पर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें। इससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें। इसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिस सीरीज के साथ साथ इन्वायरमेंट इकोलॉजी की सीरीज मिल रही है, मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज मिल रही है, साथ में कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी की सीरीज भी मिल रही है और कुछ समय समय पर क्विज टाइप के प्रश्न भी उपलब्ध हो रहे हैं। तो आप इन सभी मटेरियल का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। आइए आज समझते हैं कि जैव भूगोल के संबंध में कौन कौन से प्रश्न हमारे लिए प्रासंगिक हैं, जहां से प्रश्न के पूछे जाने की संभावना बनी हुई है। यहाँ पर जो सबसे पहला प्रश्न लिखा गया है कि जैव विविधता अर्थात जैवीय विविधता अधिनियम भारत की लोकसभा ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया है। तो यह जो अधिनियम पारित किया गया है तो यह है 2002 का, और इसके तहत जो कह सकते हैं हमारा स्थापना की गई है तो यह 2003 में इसकी स्थापना की गई है। और इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया है, हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि विधेयक पास होता है 2002 में, लेकिन यह एक्टिवेट हो जाता है अर्थात इस पर कार्य शुरू हो जाता है 2003 में, लागू होता है 2003 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में है। अगला यहाँ पर प्रश्न है, एक तरफ है पारिस्थितिकीय तंत्र और एक तरफ है वनस्पति के प्रकार। बताना है कि कौन सी वनस्पति किस प्रकार के पारिस्थितिकीय तंत्र से संबंध रखती है। जैसे लिखा उष्णकटिबंधीय घास का स्थल, तो जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान होता है उसके अंतर्गत इनमें से कौन सा सही होगा? तो इसमें सवाना आता है। कौन आता है? सवाना। सवाना भी एक प्रकार की घास ही है। समशीतोष्ण अगर वन की हम बात करें तो समशीतोष्ण वन में कौन आता है? तो यहाँ पर आएगा टैगा। कौन आता है? टैगा आता है। इसी प्रकार अगर हम उष्णकटिबंधीय वन की बात करें तो वहाँ पर सेल्वा का वन आता है, अर्थात जो अमेजन बेसिन है, अमेजन का जो फॉरेस्ट है उसी को हम सेल्वाज वन भी कहते हैं। और समशीतोष्ण जो घास का मैदान है यह पंपास है, और यह भी कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना वाले सेक्शन में पाया जाता है। तो इस आधार पर अगर हम अपने आंसर का चयन करें तो हो जाएगा 3214। तो 3214 अर्थात ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र को बड़े शिकारों की भूमि का नाम दिया जाता है। तो बड़े शिकारों की भूमि का नाम ऐसे क्षेत्र को दिया जाता है जहाँ पर वृक्ष की जो ऊंचाई है बहुत ज़्यादा ना हो और वृक्ष काफ़ी सघन भी ना हो, दूर दूर वृक्ष हो और वृक्षों की ऊंचाई कम हो। तो ऐसा जो क्षेत्र है ये कहाँ पर मिलता है? यह सवाना का क्षेत्र होता है। कौन सा ही होता है? सवाना का क्षेत्र होता है, जहाँ पर हमको जिराफ जैसे एनिमल देखने को मिलते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े कह सकते हैं शिकारों की भूमि के नाम से इसको हम जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जानवर होते हैं इनकी साइज काफ़ी बड़ी होती है। अगला यहाँ पर प्रश्न है, पौधों और जंतुओं की सर्वाधिक प्रजाति विविधता मिलती है। यहाँ पर बताना है, यहाँ पर देखिए वनस्पति अधिक होगी, वहीं पर जंतु भी अधिक होंगे। तो वनस्पति अधिक कहाँ पर होगी? जहाँ का टेम्परेचर अधिक होगा और वर्षा अधिक होगी। ऐसे में अगर हम पूरे वैश्विक स्तर की बात करें तो सर्वाधिक टेम्परेचर और वर्षा कहाँ पर होती है? जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन प्रदेश होता है, अर्थात जो विषुवतरेखीय जलवायु प्रदेश होता है, वहाँ पर वनस्पतियों की सघनता और कह सकते हैं विविधता ज़्यादा अधिक होती है, और इसी के कारण वहाँ पर जो प्राणी होते हैं उनमें भी विविधता काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि विभिन्न पादपों में कितने प्रतिशत जल का अंश पाया जाता है। वैसे जो हमारे पास प्राणी जगत है, फ्लोरा या फौना कोई भी हो, ध्यान रखिएगा ज़्यादातर यहाँ पर फौना की बात कर रहा है कि फ्लोरा, यहाँ पर पादप यानी फ्लोरा की बात कर रहा है। वैसे प्रत्येक प्रकार के फ्लोरा और फौना में जो जल का क्वांटिटी होती है यह मिनिमम 60% और मैक्सिमम 98% तक पाया जाता है। यहाँ पर अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर पादप जातियों के व्यापक वितरण का श्रेय किसे दिया जाता है। तो अर्थात जो प्रजातियां हैं यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन की हैं, इसके लिए कौन उत्तरदायी है।
क्या पादप अनुक्रमण उत्तरदायी है? तो ऐसा तो है नहीं। पादप आक्रमण ये भी नहीं है। पादप समुदाय ये भी उतना बेहतर नहीं है। सबसे ज्यादा जो उत्तरदायी है ये है पादप का विसरण। क्या है? पादप का विसरण। अगला प्रश्न है, एलन वर्ग के पारितंत्र के पदानुक्रमिक वर्गीकरण के अनुसार वन पारितंत्र है एक। बताना है। यह किसके अनुसार पूछ रहा है? एलन वर्ग। एलन वर्ग ने वन पारिस्थितिकी तंत्र को बताया है क्या? महापारितंत्र बताया है। इसका क्या नाम दिया है? महापारितंत्र। और इन्होंने महापारितंत्र को एक प्रकार से दो भागों में वर्गीकृत कर दिया गया है। एक जो पार्ट होता है उसको कहते हैं स्थलीय पारितंत्र और एक होता है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। स्थलीय में भी बहुत सारे पार्ट होते हैं और जलीय में भी बहुत से पार्ट होते हैं। उसमें भी एक होता है फ्रेश वाटर, एक होता है सलाइन वाटर। फ्रेश वाटर में भी हमारे नदियां होती हैं, झील होते हैं, तालाब होते हैं। सलाइन वाटर में भी हमारे सागर और महासागरों की चर्चाएं होती हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने संपूर्ण जो वन पारिस्थितिकी तंत्र है इसको इन्होंने महापारितंत्र का नाम दिया है। किसने? एलन वर्ग ने। आंसर होगा ए। अगला है, किसी पौधे की सामान्य रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए खतरा या थ्रेट मान संख्या क्या होता है? तो 6 से 10% होता है। कितना होता है? 6 से 10% होता है। आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला प्रश्न यहां पर है, चरमोत्कर्ष वनस्पति की प्रकृति के बारे में एक चरम सिद्धांत कहता है। यहां पर देखिए आपको स्पष्ट होना चाहिए। पूछ रहा है कि किसी भी वनस्पति का जो चरमोत्कर्ष होता है अर्थात जो उसका कंप्लीट मेच्योर पोजीशन होती है उसके बारे में पूछ रहा है कि एक चरम सिद्धांत कहता है कि, क्या कहता है यहाँ पर? वही उसी का यहाँ पर चयन करना है। यहाँ पर किसके द्वारा यह निर्धारित होता है? चरमोत्कर्ष वनस्पति का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो ज़्यादातर आप देखेंगे इसका जो निर्धारण होता है या क्षेत्रीय जलवायु चरमोत्कर्ष के द्वारा होता है। किसके द्वारा? क्षेत्रीय जलवायु। क्योंकि किसी भी वनस्पति का चरमोत्कर्ष का निर्धारण, हाँ ये बात तो तय है कि वहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र के द्वारा निर्धारित होता है, लेकिन प्रमुख भूमिका कौन निभाता है? वहाँ की जलवायु। तो इसलिए इसका आंसर होगा बी। और अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्न में से कौन वर्षा वन बायोम की विशेषता व्यक्त करता है? यहाँ पर वर्षा वन बायोम के विषय में पूछ रहा है कि यहाँ पर कौन सा जो विकल्प है वो सही होगा। वर्षा वन का तात्पर्य है कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर टेम्परेचर भी अधिक है, वर्षा भी अधिक है, वहाँ की वनस्पतियों की क्या विशेषता है यही पूछ रहा है। तो यहाँ पर 4 स्तर की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। कितने स्तर की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं? 4 स्तर की। और इसमें जो सबसे पहला स्तर होता है वो होता है प्रधान, अर्थात बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं। फिर उससे कम ऊंचाई वाले वृक्ष होते हैं, फिर झाड़ियाँ होती हैं, और फिर लताएं होती हैं और घास फूस होता है। तो 4 स्तर होते हैं। कहाँ पर? जो वर्षा वन बायोम होता है वहाँ पर 4 ऊर्ध्वाधर प्रकार की वनस्पतियाँ देखने को मिलती हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पर है कि लापलाटा जो वन प्रदेश है, अरे लापलाटा जो निम्न भूमि है, इसके विषय में पूछ रहा है कि इसके विषय में कौन सा कथन सही है। तो लापलाटा कहाँ है ये पहले हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ का ये जो सेक्शन है, ये जो लोलैंड एरिया है, इसी लोलैंड एरिया को हम कहते हैं लापलाटा का सेक्शन। तो इसका तात्पर्य यहाँ पर पराना नदी है और पराग्वे नदी है। तो पराना और पराग्वे नदियों के द्वारा इस पहाड़ी क्षेत्र से अवसाद को लाया जाता है और यहाँ पर निचले एरिया में क्या किया जाता है? इसका निक्षेपण किया जाता है, इसका डिपोजिशन किया जाता है। क्या किया जाता है? निक्षेपण या डिपोजिशन किया जाता है। किसके द्वारा? पराना और पराग्वे। तो नदियां यहाँ पे ला के डिपोजिशन करती हैं। तो यहाँ पर नीचे आप देख रहे हैं पंपास का जो घास का मैदान है, यह इसके लापलाटा के किधर है? दक्षिण में है। तो वही लिख रहा है जो दक्षिण में पंपास से मिलती है। तो लापलाटा जो है दक्षिण में किससे मिल रहा है? पंपास की घास से मिलती है। और यह जो लापलाटा है यह नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप से निर्मित है। और कौन सी नदियां यहाँ पर अवसाद को लाती हैं? तो पराना और पराग्वे। तो इस आधार पर इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है, यूनेस्को के जीवमंडल प्रारक्षण कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्यों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर सभी विकल्प इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन एक ऐसा विकल्प है जो इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है और उसी का पहचान करना है। तो यहाँ पर होता है पुनर्जनन की भूमिका। पुनर्जनन की जो भूमिका है इसको हम लोग सम्मिलित नहीं करते हैं जब किसी जीवमंडल का प्रारक्षण कार्यक्रम लागू किया जाता है। तो वहाँ पर संरक्षण की भूमिका होती है, फिर
वृद्धघाती की भूमिका होती है, विकास की भूमिका होती है, लेकिन पुनर्जनन की भूमिका नहीं होती है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं। अब बताना है अधिपादप कहां पर पाए जाते हैं, इसके विषय में हमको ध्यान रखना है। तो अधिपादप का तात्पर्य क्या होता है, पहले तो यह समझना है। अधिपादप का तात्पर्य होता है कि ऐसी लताएं और वनस्पतियां कि जो बड़े वृक्षों के ऊपर अपना जीवन निर्भर करती हैं, अर्थात ये लताएं होती हैं जो विषुवतरेखीय वनों के वृक्षों के ऊपर अपने भोजन आहार के लिए निर्भर करती हैं। और इसमें प्रमुख रूप से जो वनस्पति है उसमें आता है आर्किड है, आर्किड, और यहाँ पर आता है फर्न। ये आर्किड और फर्न जो वनस्पतियां हैं यह कहीं न कहीं लताएं हैं जो बड़े वृक्षों के ऊपर निर्भर करती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी। और इसी को कहते हैं अधिपादप। क्या कहते हैं, अधिपादप। अगला यहां पर प्रश्न है कि वनों का उत्तरी विस्तार तापक्रम की निम्नलिखित में से किस मात्रा से निर्धारित होता है। तो टेम्परेचर से निर्धारित होता है। किससे होता है, टेम्परेचर से। तो यहां पर टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको स्पष्ट रखना है, यहां पर वन का निर्धारण करना है। पहला किसका निर्धारण करना, वन का, वो भी उत्तरी विस्तार की, कहां तक वन पाए जाते हैं उत्तर में, क्योंकि उत्तर की तरफ जैसे जैसे जाएंगे पोल की तरफ टेम्परेचर घटता जाता है। तो वहां तक ये पाए जाएंगे कि जहां का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बना रहे ग्रीष्म ऋतु में, वहां तक के क्षेत्रों में वनों का विस्तार देखा जाता है। यहां पर अगला प्रश्न लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में टुंड्रा प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। टुंड्रा प्रदेश का जो विस्तार है ज्यादातर अलास्का में तो मिलेगा ही मिलेगा, ग्रीनलैंड में भी मिलेगा, आइसलैंड में मिलेगा और उत्तरी साइबेरिया में मिलेगा, अर्थात इन चारों पार्टों में मिलेगा। तो आंसर हो जाएगा ए। जबकि बी विकल्प में दिया है क्या, फॉकलैंड है, जायरे है, ब्राजील है। तो ब्राजील में तो विषुवतरेखीय जलवायु प्रदेश की वनस्पति होगी, टुंड्रा तो पाया नहीं जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में भी टुंड्रा नहीं पाया जाएगा। इसी प्रकार सी विकल्प देखिए, फॉकलैंड, आइसलैंड, अलास्का, न्यूजीलैंड, तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो न्यूजीलैंड में नहीं पाया जाएगा। इसी प्रकार कनाडा है, नॉर्वे है, न्यूजीलैंड, जापान, तो जापान में भी टुंड्रा प्रकृति की वनस्पति नहीं पाई जाएगी। तो ऐसे में जो सबसे सही आंसर होगा ये हो जाएगा पहला। अगला प्रश्न है कि एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है और एक तरफ राज्य है, बताना है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से संबंध रखता है। जैसे जीवाश्म, जो फॉसिल आपका नेशनल पार्क है यह कहाँ पर है, तो यह मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। घोघवा, घोघवा जो नेशनल पार्क है यह जीवाश्म नेशनल पार्क है जो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। इसी प्रकार ब्रह्मगिरी की पहाड़ी के विषय में भी हम लोगों को जानकारी होगी। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम है कावेरी। क्या नाम है, कावेरी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है ये कहाँ पर है, ये कर्नाटक में है। कहाँ पर है, कर्नाटक में है। और इसी प्रकार अगर हम गुवंडी की बात करें, किसकी बात करें, गुवंडी की, तो गुवंडी कहाँ पर है, ये है तमिलनाडु में। और रोहिया जो है, रोहिया आपको कहाँ मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में। आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा यानी 2, फिर उसके बाद 4, तो 2, 4 अर्थात यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी विकल्प सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, टुंड्रा में परिवहन का जो मुख्य साधन होता है ये होता है स्लेज। स्लेज एक प्रकार से बर्फ पर सरकने वाली गाड़ी होती है जो कुत्तों के माध्यम से, जो वहाँ पे डॉग होते हैं उनके माध्यम से इसको खिंचाया जाता है, इसी को कहते हैं स्लेज। क्या कहते हैं, स्लेज। अगला है यहाँ पर प्रश्न, क्षेत्र और जानवर की कौन सा क्षेत्र किस जानवर के लिए बेहतर होता है। यहाँ पर टुंड्रा प्रदेश की अगर हम बात करें तो टुंड्रा प्रदेश में रेंडियर भालू पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रेंडियर भालू पाया जाता है। सवाना का जो क्षेत्र होता है यहाँ पर जेब्रा पाया जाता है, जिराफ पाया जाता है। इसी प्रकार अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया कंगारू के लिए जाना जाता है। और जो अंटार्कटिका का पार्ट है यह पेंगुइन के लिए जाना जाता है जो एक प्रकार का पक्षी होता है। तो ऐसे में हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 4312। तो 4312 अर्थात यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी विकल्प सही हो जाएगा। और अगला यहाँ पर प्रश्न लिखा गया है, वह स्थान जहाँ जीव अथवा जीवों का समुदाय वास करता है उसे क्या कहते हैं, उसे निवास से कहते हैं। क्या कहते हैं, निवास से कहते हैं, निसे कहते हैं, या इसी को हम कहते हैं क्या, निवास से। अगला यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में समोद्भिदों की बहुलता होती है। समोद्भिदों का तात्पर्य है कि जहां पर ना तो अधिक गर्मी हो और ना तो अधिक ठंडी हो,
अर्थात समशीतोष्ण वनस्पति। कैसी होनी चाहिए? समशीतोष्ण। तो जो समशीतोष्ण वनस्पति होती है उसी को कहते हैं समोद्भिद। ना तो अधिक गर्मी ना तो अधिक ठंडी, ऐसा क्षेत्र होता है समशीतोष्ण या शीतोष्ण टाइप की जलवायु प्रदेश। अगला प्रश्न यहां पर है कि सवाना बायोम सामान्यतः किससे संबंधित होता है? सवाना बायोम कैसा है? तो सवाना में ना तो अधिक गर्मी होती, ना तो अधिक वर्षा होती है, ना तो बहुत शुष्कता होती है। अर्थात यहाँ पर शुष्कता भी रहेगी, आर्द्रता भी रहेगी, मतलब मॉडरेट किस्म का यहाँ पर क्लाइमेट है। टेम्परेचर तो ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर है उष्णकटिबंधीय शुष्क और आर्द्र जलवायु। इसका तात्पर्य है कि वर्षा ऋतु में यहाँ पर वर्षा होती है और शीतकाल में यह मौसम शुष्क हो जाता है। कहाँ का? सवाना का। लेकिन यह किस कटिबंध में स्थापित है? तो उष्णकटिबंध में स्थित होता है। तो आंसर होगा इसका ए। अगला प्रश्न यहाँ पर है, कथन और कारण पर आधारित है। कथन लिख रहा है कि कुछ शीतोष्ण प्रदेशों में घास के मैदान उपजाऊ भूमि में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। तो ये बात तो ठीक है, क्योंकि जो शीतोष्ण प्रदेश में घास के मैदान है, चाहे उसमें प्रेरीज हो, चाहे पंपास हो, या जो भी इस टाइप के घास के मैदान हैं, यहाँ पर कृषि के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा कह सकते हैं ऑप्शन होता है, क्योंकि यहाँ की भूमि काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है। साथ में कारण लिख रहा है कि इन भागों में तापमान का कम होना वर्षा को अधिक प्रभावी बनाता है। यह भी सेंटेंस सही है। अर्थात यहाँ पर कथन भी सही है और कारण भी सही है, तथा यहाँ पर आप देखिए कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है। ऐसे में आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि यदि भूमध्य रेखा से हम ध्रुव की तरफ चलते हैं तो वनस्पतियों का क्रम किस प्रकार से होगा? तो भूमध्य रेखा पर भूमध्य रेखीय वनस्पति पाई जाएगी, जिसके अंतर्गत क्या टैगा आता है? तो टैगा तो भूमध्य रेखा पर पाया नहीं जाता है। सेलवा, हाँ सेलवा पाया जाता है। सवाना, सवाना भूमध्य रेखा पर नहीं पाया जाता है। फिर टुंड्रा, टुंड्रा भी नहीं पाया जाता। तो ऐसे में एक ही ऑप्शन बचता है बी वाला, क्योंकि सेलवा जो अमेजन बेसिन के समीप पाया जाता है यह भूमध्य रेखा पर है। सवाना उससे उत्तर में है, टैगा उसके भी उत्तर में है, और सबसे उत्तर में कौन सी वनस्पति है? टुंड्रा वनस्पति है। ऐसे में आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, यहां पर कूटबद्ध टाइप का है, 4 कूट लिखे गए हैं और बताना है, पढ़ते हुए क्रम में बताना है। ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल के आधार पर। किसका क्षेत्रफल कम है? अर्थात कम क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल की तरफ चलना है। किसके विषय में? जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। इसका तात्पर्य है कि सबसे कम सदाबहार वन कहां पर होगा, उससे ज़्यादा सदाबहार वन कहाँ पे होगा, फिर उससे अधिक सदाबहार वन कहाँ पे होगा, और सबसे ज़्यादा सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाएंगे, यही हमको बताना है। तो इन दिए गए ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया में जो सदाबहार वन है यह कम होगा, लेकिन उसके तुलना में अधिक सदाबहार वन कहाँ होगा? एशिया में होगा। और एशिया से भी अधिक कहाँ हो जाएगा? अफ्रीका में हो जाएगा। और अफ्रीका से भी अधिक सदाबहार किस्म का वन कहाँ हो जाएगा? दक्षिण अमेरिका में जो सेल्वा का वन है। तो ऐसे में आंसर हो जाएगा ए, टी, बी, सी। तो ए, डी, बी, सी अर्थात यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वन है कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में है, और सबसे कम कहाँ है इन दिए गए ऑप्शन में? तो ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है कि चेरनोजम टाइप की जो मिट्टी होती है यह मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो यह ज़्यादातर स्टेपीज घास के क्षेत्र में पाई जाती है, और इसकी भी व्याख्या हम लोग जो मृदा का डिस्कशन करेंगे तो वहाँ पर बताएंगे कि चेरनोजम क्या होती है, टेरा रोजा क्या होती है। फिर वहाँ पर हम देखेंगे कि अन्य प्रकार की जो मिट्टियाँ होती हैं जिसमें हम लेटराइट होता है, ग्रे ब्राउन पोर्टजोल होता है, सबका हम डिस्कशन करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और चेरनोजम मिट्टी को ही कहते हैं रेगुर मिट्टी। क्या कहते हैं? रेगुर। अर्थात यही मिट्टी होती है जो काली मिट्टी। कौन सी होती है? काली मिट्टी होती है, जो कपास के प्रोडक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर मानी जाती है। ऐसे में आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। अगला विकल्प है काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है? तो असम में है। असम में वैसे काजीरंगा और मानस 2 नेशनल पार्क हैं, और ये विशेष तौर पर किसके लिए जाने जाते हैं? कह सकते हैं राइनो के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है मिलान करने वाला, एक तरफ वन्यजीव अभ्यारण्य है और एक तरफ राज्य है। बताना है कि कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य से संबंध रखता है। अब अगर केबुल लामजाओ की हम बात करें तो यहाँ मणिपुर में है, बगैर किसी डाउट को आपको स्पष्ट होना चाहिए। नामदफा जो है यह अरुणाचल प्रदेश में है। इसी प्रकार पेरियार,
पेरियार और पंबा नदी है और उसी पेरियार नदी पर एक डैम है जिसका नाम है मुल्ला पेरियार, यह केरला में है। और बांदीपुर जो है ये कहाँ पर है, कर्नाटक में है। तो ऐसे में आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2, फिर इसके पश्चात होगा 4, तो 2 के पश्चात 4, तो 2 4, फिर इसके पश्चात होगा 1 और 3। आंसर हो गया ए, क्या हो जाएगा ए। अगला यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश या क्षेत्र विश्व का बृहद जैव विविधता क्षेत्र नहीं है। बताना है कि यहाँ पर कौन सा विश्व का बृहद जैव विविधता का क्षेत्र नहीं है। इसका तात्पर्य है कि यहाँ पर सभी क्षेत्र में जैव विविधता सबसे ज़्यादा है, लेकिन एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जैव विविधता सबसे कम है। तो कौन सा है? जो इक्वेटर से दूर होगा वहाँ पर जैव विविधता कम होगी, और जो इक्वेटर पर होगा वहाँ जैव विविधता अधिक होगी। तो मैक्सिको भी इक्वेटर के समीप है, यहाँ पर जैव विविधता अधिक होगी। मेडागास्कर भी आपका इक्वेटर के ही समीप है। ब्राज़ील भी इक्वेटर के ही समीप है, लेकिन टर्की थोड़ा इक्वेटर से दूर है। और यहाँ का जो क्लाइमेट है थोड़ा अर्धशुष्क टाइप का है, अर्धशुष्क है और दूसरे यह विषुवत रेखा से दूर है, इसलिए यहाँ पर जैव विविधता अन्य की तुलना में काफ़ी कम होती है, और इसलिए यही आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ आज का यह एपिसोड हम समाप्त करते हैं, और हम लोग कल पुनः एक नए एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।